हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर। कौन सा पढ़ रहे थे? रासायनिक है ना, रासायनिक बलगतिकी। कौन सा चैप्टर? रासायनिक बलगतिकी है ना। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था कि हम लोग बात कर लिए थे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। कौन सा चैप्टर बात, मतलब कौन सी हेडिंग पे बात कर लिए थे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर चर्चा हम लोग किए थे। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ये क्या होता था। तो आप लोगों के बारे में बात यहाँ से इसके बारे में किए थे क्या, कि मान लेते हैं कोई आर है ना, कोई आर पदार्थ है, वो रिएक्शन कर रहा है और पी बना रहा है। तो अगर यहाँ से हम चलेंगे तो आर की है ना, आर के वेग में है ना कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी बराबर, तो आपको माइनस लगा था और यहाँ बोले थे कि यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, ये कंडीशन थी है ना। अगर यहीं पे क्या था, इसी में वृद्धि हो जाती तो आर है ना, आर के वेग में वृद्धि, तो बच्चों वृद्धि किधर हो रही है? तो इधर हो रही है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। या अगर इसमें वृद्धि हो रही होती तो यहाँ लिख सकते थे सॉरी बच्चों, लिख सकते थे यहाँ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो ये था अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग था। अच्छा देखो बच्चों, अगर यहाँ से ये औसत भी बोल सकते हैं ना, कि अभिक्रिया के वेग का औसत बराबर क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग का औसत बराबर, औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज है ना। तो आर एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, अगर कमी हो रही तो अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा क्या बताते हैं? देखो जो यहाँ डेल्टा आर बराबर लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं नहीं, और यहाँ से डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना। तो बच्चों ये आपके पास में था, ठीक है ना। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के सामने आएगा? आइए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में। यहाँ हो जाएगा आर एवरेज बराबर आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? R2 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ R2 कर सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा? T2 है ना, माइनस क्या हो जाएगा? T1। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपके पास में क्या है? फार्मूला है। इस चीज को समझ पाए कि नहीं? ये क्या ज्ञात करने के लिए? औसत, अभिक्रिया की औसत ज्ञात करने के लिए। अभिक्रिया के वेग का औसत है ना। तो ये था आपके पास में। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब चलिए बच्चों, हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना। अभिक्रिया के, अच्छा बच्चों इसका देखना, अभिक्रिया के वेग का आपके पास में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास में क्या होता है? मोल क्या होता है? यहाँ पे अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स करके होता है ना। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, आप लोग क्या हेडिंग बनाएंगे? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारे पास में कहाँ आएगा? ये कंडीशन है। अभिक्रिया को यहाँ से लिखेंगे क्या? हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया के
के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखना बच्चों, लिखे जाएंगे नीचे से कि अभिक्रिया के वेग को विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। क्या लिखेंगे? जिनमें से कुछ निम्न है। बात को समझ पा रहे हो ना? जिनमें से क्या है, क्या कि अभिक्रिया के वेग को विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। तो नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे हम लोग, वेग व्यंजक का या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? अभिक्रिया के वेग का, ये मिटा दे इसको थोड़ा सा, चलिएगा। आइए देखते हैं आपके पास में यहाँ क्या होता है ना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या कि अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता, है ना। अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, जो प्रभावित कर रहे हैं कौन? अब सांद्रता इसको प्रभावित, अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित कर रहा है? तो अभिक्रिया के वेग को सांद्रता जो है, मतलब किसी पदार्थ की सांद्रता क्या करेगी? प्रभावित करेगी, है ना। जैसे क्या आपके पास में, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। यहाँ से क्या जाएंगे? सांद्रता पर निर्भरता। बात को समझ पा रहे ना? तो देखो बच्चों, जैसे जैसे हम अभिक्रिया का वेग, जैसे जैसे पदार्थ की सांद्रता, रासायनिक पदार्थ की जैसे सांद्रता हम बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? क्योंकि यहाँ से देखो आपके पास में क्या था, यहाँ से अभिक्रिया का वेग बराबर क्या था? वेग बराबर था आपके पास में यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ R डेल्टा, और यहाँ डेल्टा T। समय बढ़ेगा तो अगर सांद्रता बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास में वेग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जब हम किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम किसी, यहाँ किसी है ना, किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात को समझ पा रहे ना? क्या लिखे हैं कि जब हम किसी अभिक्रिया के वेग की सांद्रता को बढ़ाते हैं, जब हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं ना, या कह सकते हैं जब हम किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अपने आप ही क्या होता जाएगा? परिवर्तित
होता जाएगा। चलिए अब हम हेडिंग बनाते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता, यहाँ क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की सांद्रता वेग व्यंजक नियम पर निर्भर करती है। यहाँ हैशटैग में ऐसे करके लिख सकते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता वेग व्यंजक नियम पर, वेग व्यंजक पर निर्भर करती है। वेग व्यंजक पर निर्भर करती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिएगा, देखिएगा हेडिंग अब आपके पास में नई रहेगी। नई हेडिंग क्या है कि अभिक्रिया की वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, है ना। आइए देखते हैं, हम लोग हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की वेग व्यंजक, अभिक्रिया का वेग व्यंजक। क्या हेडिंग बनाएंगे? अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। बात को समझ पा रहे ना बच्चों? ये हेडिंग है आपके पास में, क्या है कि अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है। तो अगर आपके पास में जो वेग व्यंजक है वो कैसे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रता के, क्या लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातांकों, मोलर सांद्रता के घातांकों, है ना। क्या? अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातांकों के रूप में लिखे हुए व्यंजक को हम क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। यह अभिकारक, यहाँ हैशटैग में करके लिख लेंगे, यह अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे ना? अर्थात करके चलिएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं कि आपके पास में इसका वेग व्यंजक होता क्या है। ठीक है ना। चलिए आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं ना। देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटाते हैं, फिर इसके वेग व्यंजक पर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है? अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है।
क्या होता है, उसका वेग व्यंजक होता है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए आपके पास में तो क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, इसका जो वेग व्यंजक है वो ये होता है कि यहाँ जैसे मान लेते हैं कोई अभिकारक है, यहाँ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं आपके पास में ये x है ना, क्या है, x है, और यहाँ ये कर देते हैं कैपिटल X है ना, बड़ा वाला X कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, और यहाँ प्लस ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है, रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर इसका हम वेग निकालेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा, वेग जो है उस समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के घात के। तो अर्थात क्या, यहाँ हो जाएगा x है ना, यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल x, यहाँ इनटू में हो जाएगा y, यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल y। बात को समझ पा रहे ना। तो ये आपके पास में है। अगर यहाँ से कांस्टेंट हटेगा तो क्या आपके पास में आएगा, वेग बराबर हो जाएगा k, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अगर यहाँ हम कर दे क्या a, यहाँ कर दें b, और ये वाला आपके पास में हो जाए c, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, यहाँ हो जाए ये क्या हो जाए d, क्या हो जाए d, ऐसे हो जाए। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, a की पावर यहाँ x इंटू यहाँ b की पावर क्या कर सकते हैं y। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यही आपके पास में क्या है, वेग व्यंजक है। इसी की सांद्रता पर ही क्या करता है, हमारा जो वेग समीकरण है वो क्या करता है, निर्भर करता है। अगर बच्चों वेग को हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखे थे, आपको याद है ना, माइनस dr/dt कंसंट्रेट करके। तो यहाँ जो कैपिटल R था यहाँ पे था या नहीं, तो बच्चों यहाँ वेग के स्थान पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ R/, यहाँ हो जाएगा d और इंटू t हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y हो जाएगा या नहीं बच्चों। तो यहाँ से अगर माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो आपके पास में हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ R/, यहाँ dt हो जाएगा, बराबर माइनस k कंसंट्रेशन ऑफ A x और इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B y हो जाएगा कि नहीं। तो ये यहाँ आपके पास में ये निकल के सामने आता है। चलिए, तो ये था आपके पास में वेग व्यंजक। अगर यहाँ से वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालेंगे तो ये k है, आपके k को क्या कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से ये वेग स्थिरांक की वैल्यू आपके पास में निकल के सामने आ जाएगी। चलिए, अब थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है जैसे। तो यहाँ से देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। अगर इसका वेग स्थिरांक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। मिटाएं इसको बच्चों। देखिएगा यहाँ से, जैसे मान लेते हैं आपके पास में एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से ये मान लेते हैं बनाता है, ये देखना कह रहा है 2NO है प्लस का O2 है, रिएक्शन किया, यहाँ बनाया 2NO2। तो यहाँ देखो 2 और 2 ये 4, हाँ संतुलित है। अब बच्चों इसका हमको क्या निकालना है, वेग, क्या निकालना है, वेग ज्ञात कीजिए, है ना। अगर बच्चों वेग निकालना है तो यहाँ से जाहिर सी बात है यही अभिकारक है, तो हम लोग क्या लेंगे, अभिकारक, है ना, अभिकारक की सांद्रता, है ना। तो यहाँ सूत्र जानते हैं माइनस डी, अच्छा माइनस हट जाता है, उधर चला गया था ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ R/डेल्टा T था, यहाँ dt था, ऐसे टाइप का था, बराबर क्या था यहाँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x और यहाँ इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब यहीं से लिखेंगे क्या है कि यहाँ वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ कौन है, NO है, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर कितना बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा इसका वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग कुछ ये होगा। बात को समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों। तो ये था आपके पास में वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला और उसके एग्जाम्पल। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटाते हैं, फिर चर्चा करते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि। आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो यहाँ हेडिंग हमारे पास में होगी अभिक्रिया की कोटि। क्या होगी, अभिक्रिया की
कोटि, क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। आइए देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो हम लोग क्या कि लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले, क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले घातांकों के योगफल के, है ना, घातांकों के योगफल को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की, अच्छा इसका सूत्रवा तो लिखे ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? वेग व्यंजक तो यही था ना आपके पास में, वेग बराबर क्या था? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो ये घातांकों का योग, मतलब कोटि बराबर क्या हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। बात को समझ पा रहे ना? तो यही योग ही आपके पास में क्या होगी? कोटि का निर्धारण करता है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कोटि कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है बच्चों। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो यहाँ हैशटैग में लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। नंबर 1 जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर नंबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, नंबर 3, है ना। अच्छा प्रथम कोटि की तो लिखे ही नहीं, यहाँ कर देना प्रथम कोटि की, है ना। और यहाँ क्या? द्वितीय कोटि की, अभिक्रिया, यहाँ तृतीय कोटि की हो सकती है, डॉट डॉट ना, तृतीय कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आइए देखते हैं और इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मिटाते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे इसको। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ आइए देखते हैं हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक भी
अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ से D कंसंट्रेशन ऑफ R अपान यहाँ हो जाएगा dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट। मतलब क्या है कि इसकी घात कितनी है? 0, क्योंकि आपके पास में एक भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्या करते हैं कि आपके पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है ना। आइए हेडिंग बनाएंगे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या चर्चा करेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे क्या बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। किसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ क्या हो जाएगा? dt, और ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ K हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात को समझ पाना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ क्या लिखेंगे कि देखिएगा अभिकारक की सांद्रता, दो अभिकारक की सांद्रता। यहाँ देखो एक अभिकारक है जो ना, वहीं क्या हो जाएगा? दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? जब तीन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो उसे हम बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पाए ना। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आपके पास में चैप्टर का नाम अभिक्रिया की आणविकता। क्या बनेगा? अभिक्रिया की आणविकता। क्या बनेगा बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता। बच्चों क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता? तो आपके बारे में बताया गया होगा कि क्या होता है कि अभिक्रिया की आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या संघट्ट करने वाले, अभिक्रिया के एक ही साथ संघट्ट करने वाले अणुओं या स्पीशीजों की संख्या ही क्या कहलाती है? कि अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगर इसकी डिफिनेशन बनानी होगी तो हम क्या लिखेंगे? लेकिन प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लिखेंगे? प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज
प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक साथ क्या करते हैं, एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप, एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं कि संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आप इस तरह में क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? ये आपके पास में अभिक्रिया की आणविकता का क्या था, आपके पास में डिफिनेशन थी। चलिएगा, अभिक्रिया की आणविकता बच्चों क्या होती है, तो सबसे पहले नोट पॉइंट में एक चीज लिखेंगे। क्या लिखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आगे। लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि, इसको मिटा दे बच्चों, आप लोग लिख करके लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट या हैशटैग करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एक, दो यानी प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक अथवा शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं होती है। बात को समझ पाना? क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि प्रथम, द्वितीय, तृतीयक अथवा शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकती है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं होती है। बात को समझ पा रहे ना? तो ये था इसका नोट पॉइंट में क्या थी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थे। चलिए बच्चों, और लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर रीडिंग बनाते हैं और देखते हैं कि आपके पास में नेक्स्ट नंबर रीडिंग क्या है, समाकलित वेग समीकरण। क्या रीडिंग है आपके पास में बच्चों, समाकलित वेग समीकरण। आइए चर्चा करते हैं हम लोग समाकलित वेग समीकरण। क्या होता है समाकलित वेग समीकरण, इस पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आइए हेडिंग बनाते हैं, समाकलित वेग समीकरण। चलिएगा देखते हैं बच्चों, समाकलित वेग समीकरण कुछ खास नहीं होता है। देखिएगा, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। बात को समझ पाए ना? चलिएगा, आइए देखते हैं समाकलित वेग समीकरण होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, आपके पास में जो यहाँ एक रिएक्शन थी छोटी सी, क्या थी कि आपके पास में यहाँ था कि मान लेते हैं यहाँ कोई आर प्रोडक्ट था, ये रिएक्शन करके पी प्रोडक्ट बनाता था। तो अगर इसका वेग निकालते थे तो क्या लिखते थे आप, आपको याद होगा क्या लिखते थे, वेग, या लिखते थे आपका कि डी कंसंट्रेशन ऑफ आर
अपान क्या लिखते थे यहाँ माइनस में डी और यहाँ टी, ये लिखते थे ना, बराबर क्या होता था, यहाँ से आपके पास में के कंसंट्रेशन ऑफ आर ऐसे लिखते थे, याद है आपको? हाँ चलिए बच्चों देखना बच्चों, यहाँ से ये वेग जो है आपके पास में इसके बराबर है, यहाँ से है, तो ये कंडीशन आपके पास में हो जाएगी। अगर यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ से जो इसकी सांद्रता आप जानते हैं जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसके घात पर निर्भर करती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से के कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा कि नहीं बच्चों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस डी, यहाँ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस के हो जाएगा, माइनस का अंदर और टी का भी गुणा कर देते हैं सर, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा के, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा कितना डी टी। बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दे, क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपके पास में निकल के क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से जैसे ही समाकलन करें समाकलन का सिंबल लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी है ना कंसंट्रेशन ऑफ आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस के समाकलन यहाँ क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के टी और प्लस का क्या हो जाएगा आई, जहां सी क्या होता था समाकलन स्थिरांक होता था, बट यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा है आई समाकलन स्थिरांक लिखा है, तो यहाँ से इसको मानते हैं समीकरण ए। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिएगा ये समीकरण ए हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में क्या करते हैं कि कुछ आगे इसको स्टेप को बढ़ाते हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं फिर आगे हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं समाकलित वेग समीकरण के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। अब इसको मिटा देना बच्चों, आइए वहां से समीकरण 1 बना है, अब समीकरण 1 में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। देखते हैं अगर यही सांद्रता जो है आपके पास में क्या हो जाए थोड़ा सा बदल जाए, देखिएगा वैसे मान लेते हैं कि t 0 समय पर है ना, t 0 समय पर कंसंट्रेशन ऑफ R की सांद्रता क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ R की सांद्रता R नॉट हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब R नॉट हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास जहां R है वहां क्या लिखेंगे आप R नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस के हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा t के स्थान कितना है 0 और प्लस का i हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर क्या कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट हो जाएगा, इसको बनाते हैं समीकरण 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे बच्चों तो आपके पास में क्या हो जाएगा वहां से कंसंट्रेशन ऑफ R क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टी और प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? अगर बच्चों यहाँ से देखिएगा इसको इधर लाएंगे और इसको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में देखिएगा यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉरी के टी क्या बन जाएगा प्लस का के टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको इधर लो उसको इधर, तो कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट और माइनस क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R, और देखो ये t क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस क्या कंसंट्रेशन ऑफ R अपान क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो बात को समझ पा रहे ना, ये क्या है समाकलित वेग समीकरण के लिए स्थिरांक ज्ञात करने के लिए सूत्र। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों ये किसके लिए था बच्चों, तो ये शून्य कोट के लिए था, किसके लिए शून्य कोट के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रथम कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण। बात को समझ पा ना? चलिए इसको मिटाते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं साफ करते हैं। तो ये शून्य कोट के लिए था, अब लोग हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आइए देखते हैं हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। चलिए देखते हैं चर्चा करते हैं लोग, है ना। हेडिंग क्या रहेगी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। चलिए ठीक है, प्रथम कोट की
कोटि की अभिक्रिया के लिए ये समाकलित वेग समीकरण, क्या समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या होगा, कोई रिएक्शन है आर है, यहाँ से क्या बना रहा है पी बना रहा है, तो क्या आपके पास में हो जाएगा वेग बराबर क्या हो जाता है, आप जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं माइनस डी आर अपन क्या हो जाएगा डी पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर। यहाँ देखना बच्चों इसकी घात कितनी होगी, एक क्यों होगी, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए बच्चों इसका गुणा करते हैं टी के पास में, तो क्या हो जाएगा वेग बराबर आपके पास में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी आर, है ना, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के, ऐसे के कंसंट्रेशन ऑफ आर इनटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। बात तो समझ पा रहे ना। चलिए तो इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का पहले माइनस का गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा डी आर बराबर क्या बचेगा, यहाँ से के, यहाँ बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ आर और इनटू बचेगा डी टी। बात तो समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो देखते हैं इसका क्या समझ में आता है। अच्छा देखना है बच्चों, एक चीज और आपके पास में, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ चलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर दोनों पक्षों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समाकलन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखिए बच्चों ऐसे। अच्छा एक चीज और हो सकता है, ये वाला जो आर है ये भाग में कर सकते हैं, ये वाला आर जो है वो भाग में कर सकते हैं ना, तो कितना बचेगा के डी टी बचेगा ना। चलिए आइए देखिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ना क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये के को क्या करते हैं, आर को भाग में करते हैं, क्या हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी और यहाँ क्या हो जाएगा आर, डी आर हो जाएगा ना, यहाँ केवल आर लिख दो ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा के माइनस का वो भी, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा डी और यहाँ क्या हो जाएगा टी। बात तो समझ पाए ना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन, ऐसे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ कितना डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा समाकलन माइनस के और यहाँ हो जाएगा डी टी हो जाएगा। बात तो समझ पाना। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या निकाल लेते हैं, समाकलन। आइए अब देखते हैं क्या है आपके पास में, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में, ये 1/, देखिए डी डी आप 1/r है ना यहाँ से, तो ये 1/r का समाकलन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ln कितना हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ln r होता है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ r बराबर क्या हो जाएगा, वो सेम कंडीशन माइनस के और यहाँ t और प्लस का क्या हो जाएगा i। अब सेम चीज वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ से, यहाँ रखेंगे बच्चों क्या कि t बराबर 0 समय पर t बराबर 0 समय पर कंसंट्रेशन ऑफ r की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट हो तो कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा ln क्या हो जाएगा, यहाँ से ln क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट यहाँ हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा माइनस के t की वैल्यू 0 और प्लस का कितना हो जाएगा i। तो ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, जब 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू क्या i। समीकरण 2, इसको समीकरण 1 बनाएंगे नहीं, इसको समीकरण 1 है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जब करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ना चलेगा, इसको मिटा देते हैं। आइए इसको समीकरण 1 को बचा के रखेंगे और समीकरण 2 को रखेंगे, बाकी सबको क्या कर दे रहे हैं मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे,
आइए देखते हैं, जब यहाँ से हो जाएगा तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या लगाएंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जब बाय फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे तो यहाँ ln r है, क्या है ln, क्या कंसंट्रेशन ऑफ r था, बराबर क्या था माइनस kT था, माइनस k, और यहाँ क्या था t था, और फिर क्या है प्लस था, यहाँ i के स्थान पे क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा r नॉट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। अब इन बच्चों इस चीज को इधर लाओ, इस चीज को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा kT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा r नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ln क्या कंसंट्रेशन ऑफ r हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों। अब इन इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो अगर लिखना चाहेंगे तो l यहाँ जानते हैं सूत्र, यहाँ क्या जानते हैं सूत्र जानते हैं ln, यहाँ क्या हो जाएगा m माइनस ln n बराबर क्या होता है ln m बटा n होता है। तो यही सेम टू सेम यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k t बराबर हो जाएगा ln क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r। बात को समझ पा रहे हैं ना, इतना हो जाएगा। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यही रखते हैं और ln की वैल्यू को रख देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ln की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं 10 के आधार प्राकृतिक लघुगणक में बदलते हैं, है ना। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। तो जब इसको मिटाएंगे तो देखना बच्चों यहाँ जानते हैं हम कि ln बराबर क्या होता है, ln बराबर 2.303 और क्या होता है log का क्या होता है यहाँ 10 होता है ना। तो जहाँ इतना है उतना रख देंगे तो कितना हो जाएगा k t बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास में log क्या हो जाएगा log हो जाएगा सॉरी 2.303 फिर log होगा कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कितना r, इतना हो जाएगा। अब देखना बच्चों ये t जो है वो भाग में चला जाएगा तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन t 2.303 फिर क्या हो जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r। आपको समझ पा रहे ना। तो ये आपके पास में क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है सूत्र है, ठीक है ना। इसको कुछ चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, k बराबर लिख सकते हैं 2.303 अपॉन t और यहाँ क्या हो जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r। बात को समझ पा रहे ना। तो ये आपके पास में एक सूत्र हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, आपके पास में क्या है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। अभिक्रिया की अर्ध क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया की अर्ध आयु। बात तो समझ पा रहे हैं ना। अभिक्रिया की अर्ध आयु बच्चों क्या होता है अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है आधी जो उम्र है, आयु का मतलब क्या होता है उम्र होता है ना। तो देखो बच्चों आपके पास में बोला है कि अभिक्रिया की अर्ध आयु मतलब क्या, अभिक्रिया की आधी उम्र क्या होगी। बात को समझ पा रहे ना, यही पूछा है। तो बच्चों हमारे पास में डेफिनेशन क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में चलिए लिखते हैं किसी क्या होगा, देखिए किसी रासायनिक क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता में या की अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है उसे हम
उसे हम अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। आपको समझ पा रहे ना? क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, क्या अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। चलिए बच्चों, अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए हम लोग छोटा सा फार्मूला देखते हैं कि क्या है। आपको समझ पा रहे ना? आइए देखते हैं। आपके पास में क्या था? एक सिंपल सा फार्मूला था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास में क्या था? वेग स्थिरांक बराबर क्या था? आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर चर्चा करते हैं क्या था आपके पास में, है ना? आइए देखते हैं। यहां से था आपके पास में कि अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तथा उसके वेग स्थिरांक को हम तथा उसमें लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। ये सूत्र था K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन क्या था आपके पास में? T था। यही बात थी ना? अब क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे जब T कितना हो रहा है? करे आधा हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/2। कब होगा? जब उसकी सांद्रता, यानी कौन सांद्रता? T क्या हो रही है? T हो रही है 1/2। अब आपके पास में सांद्रता जो है, यानी क्या कंसंट्रेशन ऑफ R जो हो रही है, हो रही कितना? कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाई 2 ये हो रहा है। तो जहां ये है बच्चों, यहां ये रखेंगे इतना, और जहां ये है वहां क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, है ना? R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बटे का 2 और पूरे का बटा क्या? इसका बटा कुछ नहीं तो A, और इसका बटा क्या हो जाएगा? 1/2। बात को समझ पा रहे ना? अगर बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से K बराबर हो जाएगा, एलसीएम आया 2, इसका इसमें करें 2 हो जाएगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करें कंसंट्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? R नॉट। अब देखो बच्चों, यहाँ से और साथ ही में क्या था? बटे में क्या था? T हाफ। क्या था? T 1/2। अगर बच्चों इसमें दो में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा। तो आपके पास में अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का। तो कुल मिला के हो जाएगा आपके पास में यहाँ क्या हो जाएगा? K = हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपान हो जाएगा 2T 1/2। ये किसके लिए था बच्चों? लिखेंगे हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? यहाँ लिखेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का अर्ध आयु, ऐसे लिख लेना अर्ध आयु का। अच्छा, जब यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ टोटी हो जाएगा T हाफ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपान क्या हो जाएगा? 2 अपान का T। ये है 2T। आपको समझ पा रहे हो? तो ये किसके लिए बच्चों है? तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए ये आपके पास में एक छोटा सा फार्मूला है, वो भी किसके लिए? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। अब हम लोग चर्चा करें किसके लिए? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। आइए देखते हैं क्या लिखना है बच्चों? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, है ना? आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है ना? देखिए एकदम आसान सा चैप्टर है बच्चों। आपको अभिक्रियाओं के ये कुछ क्षण ज्ञात करने हैं, कुछ सूत्र हैं आपके पास में कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया का कितना समय लग रहा है, अर्ध आयु काल क्या होता है, इन सब बारे में चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में, है ना? तो अब आपके पास में क्या है कि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या लिखना है? प्रथम कोट की एसिडिक बनाना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए
प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, क्या अर्ध आयु, बात को समझ पा रहे ना? क्या लिखना है आपको? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। आइए देखते हैं बच्चों, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपके पास में छोटा सा सूत्र क्या था? K बराबर 2.303 अपान का क्या था? T, और यहाँ था log, यहाँ क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपान कंसंट्रेशन ऑफ R, ये सूत्र था। आप क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे कि मान लेते हैं आपके पास में क्या है कि अभिक्रिया की जो सांद्रता थी, अभिक्रिया की सांद्रता या अभिकारक की जो सांद्रता थी R था, वो क्या हो गया है कि आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट मतलब हाफ हो गया है कब? जब T आपके पास में कितना हो? TB 1/2 होता है ना। तो जहां T है वहां 1/2 लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे, और जहां R है वहां कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपॉन 2 लिखेंगे। तो आपके पास में क्या मिलेगा? K बराबर क्या मिलेगा? 2.303 अपान T 1/2 हाफ हो गया। फिर क्या हो जाएगा? log आपके पास में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट था ही, अब यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपान का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? अब देखना बच्चों, इसके बटे का बटा कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मान लेंगे और अंदर का गुणा कर देंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे? अंदर का गुणा बाहर का, बाहर वाला क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? देखते हैं, यहां से हो जाएगा ये T, K बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या? देखिएगा कि जो भी आपके पास में R नॉट था उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1/2 कर देंगे। बात तो समझ पा रहे ना? अब चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखिएगा, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर, तो इतना लिख लेते हैं। K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर 2.303 अपान कितना हो गया? T हाफ हो गया, कितना हो गया? T 1/2 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? log हो जाएगा आपके पास में 2 कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट अपान क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट हो जाएगा। R नॉट से R नॉट कट गया। आपके पास देखो K क्या कर दीजिए? भाग मिला दीजिए, तो T 1/2 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चे आपके क्या बचा? आपके पास में log 2 बचा। log 2 की वैल्यू कितना? 3010 ना। log 2 की वैल्यू कितना होता है? 3010, तो T 1/2 है ना 303 अपान K इंटू में 0.3010 ऐसे हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, तो T हाफ बराबर आपके पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0.693 बटे का क्या हो जाएगा? ये किसके लिए बच्चों? तो ये आपके पास प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए सूत्र था। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम लोग मिटाते हैं और थोड़ा सा नोट पॉइंट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है वो देखते हैं, है ना। चलिएगा, इसको मिटा देना बच्चों। तो चलिए मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों कि प्रथम अथवा शून्य अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, है ना, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बात तो समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस पे एग्जांपल्स वगैरह दिए बहुत ढेर सारे।
चाहे उसको सॉल्व कर लीजिए और चाहे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट नंबर हेडिंग पे। ठीक है, मिटाते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बात करते हैं। मिटा देते हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि अभिक्रिया की जो वेग है, अभिक्रिया के वेग की ताप पर क्या निर्भरता है। तो हेडिंग बनेगी क्या, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। क्या बोली है हेडिंग आपके पास में, कह रहे हैं अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, है ना। कि आपके पास जो अभिक्रिया का वेग है, यानी अभिक्रिया जो हमारी हो रही है जितनी भी तेजी से हो रही है, अगर उसी अभिक्रिया का अगर हम लोग क्या कर दें वेग बढ़ाना या घटाना है, अगर ताप उसमें बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया के वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हेडिंग बनी है, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता क्या होती है। मतलब अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं ताप बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं तो क्या कंडीशन आपके पास में आती है। तो लिखेंगे बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान, अभिक्रिया होने के दौरान यदि हम अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। कहने का सेंस क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान यदि हम अभिक्रिया का ताप जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो जो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। बात तो समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट नंबर हेडिंग पे। और नेक्स्ट नंबर आपकी हेडिंग क्या है वो बात करते हैं हम लोग, है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही थोड़ा सा आपके पास में एक सूत्र का निगमन है, उसका फिर उत्प्रेरक का प्रभाव क्या क्या होता है उस पर चर्चा करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है।